तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया मलयालम हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है अरूपी, जिसके अंदर एक भयानक यक्षिणी की कहानी दिखाई गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म इंसीडियस 6 को आउट ऑफ द फर्दर को, साथ ही साथ पीनाक पार्ट 4 को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। इनके सामने दोनों ही मूवी मिस कर दी हैं, जाकर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमको पद्मिनी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की कहानी बताई जाती है, जो कि असल में कल्लूर माना नाम की जगह पर रहा करती। पद्मिनी को संगीत का काफी शौक था और वो अपनी जिंदगी इसी शौक के साथ गुजार रही थी। मगर पद्मिनी का एक कजन भी था जिसका नाम था दथन। दरअसल दथन काले जादू और तंत्र क्रियाओं को जानता था और वो किसी भी हाल में पद्मिनी को अपना बनाना चाहता था। लेकिन पद्मिनी का दिल खाली सूर्यन नाम के एक महान योद्धा पर आ गया था, जो कि ना सिर्फ स्किल्ड था बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। ये बात जब दथन को पता चली तो उसने ठान लिया कि जब तक सूर्यन जिंदा है तब तक वो पद्मिनी को हासिल नहीं कर सकता, और इसलिए दथन ने सूर्यन को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर उसका हर बार सूर्यन के सामने बेकार साबित हो रहा था। अब एक दिन जब सूर्यन पूजा पाठ में व्यस्त होता है तब दथन ने मौका देखकर पद्मिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और फिर इन्हीं सब के चलते पद्मिनी की जान चली गई। लेकिन पद्मिनी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि खत्म होने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अपने अंदर भरे गुस्से और बदले की आग की वजह से पद्मिनी एक खतरनाक यक्षिणी में परिवर्तित हो गई। यक्षिणी बनने के बाद सबसे पहले उसने दथन से अपना बदला लिया और उसको खत्म कर दिया। मगर इसके बावजूद भी पद्मिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ मर्दों के प्रति। अब वो गांव के लोगों को भी खत्म करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। आखिरकार लोग अपनी जान बचाकर ही गांव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच सूर्यन यक्षिणी के सामने आ जाता है और उसे रोकने के लिए सूर्यन यक्षिणी को एक मूर्ति के अंदर हमेशा के लिए कैद कर देता है, जिसके बाद सूर्यन उस मूर्ति को अपने गांव लेकर चला गया था। इतना ही नहीं, सूर्यन एक अंगूठी को भी अपने साथ ले जाता है जिसे उसने पद्मिनी को कैद करने वाली क्रिया में इस्तेमाल किया था। और कहा जाता है कि पद्मिनी की वो खतरनाक यक्षिणी वाली आत्मा या फिर यक्षिणी वाला रूप जो है वो आज भी उसी मूर्ति के अंदर कहीं ना कहीं कैद है। खैर अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर निरंजन नाम का एक बच्चा अपनी माँ से पद्मिनी के बारे में पूछ रहा होता है। ये सुनकर उसकी माँ उसे चुप करवा देती है कि पद्मिनी का नाम लेना भी बहुत खतरनाक है। खैर इसके थोड़ी देर के बाद में निरंजन की माँ उसे ढूंढने लगती है, लेकिन निरंजन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से निरंजन अपनी माँ के पीछे स्टेयर्स पर सीढ़ियों पर प्रकट हो जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी के वश में हो। लेकिन तभी निरंजन की आंख खुल जाती है और यहाँ पता लगता है कि जो कुछ भी अभी हमने देखा था वो असल में निरंजन का एक सपना था। अब निरंजन बड़ा हो चुका है। खैर निरंजन एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। एक दिन अब वो अपने एम्प्लॉइज से मिलने चाय की टपरी पर जाता है, जहाँ पर सभी उससे काफी अच्छे से बात करते हैं। दरअसल निरंजन अपने एम्प्लॉइज को सिर्फ बॉस की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह ट्रीट करता था। इसी बीच साक्षी नाम की एक लड़की भी वहां पर आ जाती है, जो कि निरंजन की ही गर्लफ्रेंड थी। अब अगले सीन में निरंजन का बॉस उसको एक बहुत ही जरूरी और कीमती प्रोजेक्ट देता है। इस प्रोजेक्ट में पहले से ही काफी दिक्कत आ रही थी, मगर निरंजन बॉस को यकीन दिलाता है कि वो इस प्रोजेक्ट को आराम से संभाल लेगा। अब निरंजन साक्षी से मिलता है, जहां पर साक्षी उसे बताती है कि आज उसकी दोस्त का बर्थडे है और निरंजन को भी वहां चलना पड़ेगा, जिसके लिए वो मान जाता है। अब शाम को घर आने के बाद निरंजन नहाने जाता है, मगर तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर निरंजन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने घर में अकेला रहता था। ऐसे में घर के अंदर अपनी माँ की आवाज सुनना ऑब्वियसली काफी अनयूजुअल था उसके लिए। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये पहली बार नहीं हो रहा था। निरंजन को अक्सर अपनी माँ की आवाज सुनाई दिया करती, जिसकी वजह से वो पहले से ही काफी परेशान था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को बताया नहीं था। अब इसके बाद निरंजन अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। अब वहां जाकर वो काफी ज्यादा शराब पीने लगता है, और इतना ही नहीं, वो कई बार साक्षी को भी इग्नोर कर रहा था, जो कि ऑब्वियसली साक्षी को पसंद नहीं आता। खैर इसके बाद जब घर जाने का वक्त होता है तब भी निरंजन किसी दूसरी लड़की से बात करने लगता है। आखिरकार साक्षी उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने लगती है। रास्ते में साक्षी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, निरंजन आजकल इतनी ज्यादा शराब क्यों पीता है, क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है। मगर साक्षी की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी निरंजन कोई जवाब नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ ना कुछ सबसे छुपा रहा था। खैर घर आने के बाद में निरंजन को अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे कि वो काफी परेशान हो गया था और इसलिए वो सीधा अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन उसका रूममेट उसे उठाकर ऑफिस जाने के लिए कहता है, जिसके बाद निरंजन ऑफिस पहुंचता है, लेकिन आज वो काफी लेट हो गया था। तब उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर कहता है कि किसी भी हाल में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को काफी बड़ा लॉस होगा।
अब ये सुनकर निरंजन जो होता है वो अपने बॉस को यकीन दिलवाता है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगा। अब निरंजन अपनी टीम को भी प्रेजेंटेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद सभी लोग प्रोजेक्ट के काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद में वो वक्त आ जाता है जब निरंजन को प्रेजेंटेशन देनी थी। निरंजन प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है, मगर प्रेजेंटेशन के बीच में ही उसे दोबारा अपनी माँ की आवाज आती है। इसी वजह से निरंजन प्रेजेंटेशन को बीच में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद साक्षी पूरी प्रेजेंटेशन संभाल लेती है और उसे काफी अच्छे से पूरा कर देती है। साक्षी की परफॉर्मेंस देखकर उसके कलीग्स और बॉस काफी खुश थे और ये सब निरंजन भी देख रहा था। अब साक्षी को सबकी तरफ से मिलती तारीफ देखकर निरंजन को अपनी वैल्यू कम होती हुई महसूस होने लगती है। यहाँ पर उसके अंदर साक्षी के लिए जलन का इमोशन साफ दिख रहा था। दूसरी ओर हम दो चोरों को देखते हैं जो कि एक गांव में आए हुए थे। दरअसल दोनों एक कीमती मूर्ति चुराने आए थे जिसको पंचलोक मूर्ति कहा जाता था। उनमें से एक चोर बताता है कि ये मूर्ति काफी पुरानी और बेहद कीमती है और अगर वो इसको बेच देंगे तो दोनों को काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। रात होते ही दोनों चोर एक पुराने घर में घुसते हैं और ये वही घर था जिसका कनेक्शन उस यक्षिणी से था। अब दोनों ही घर के अंदर मूर्ति को इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ ही देर के बाद में उन्हें वही यक्षिणी वाली मूर्ति एक संदूक के अंदर मिल जाती है जिसको ही पंचलोक मूर्ति कहा गया है। मूर्ति को देखकर दोनों चोर काफी खुश हो गए थे, मगर जैसे ही वो उस मूर्ति को उठाते हैं उन्हें जोर का झटका लगता है, करंट लगता है, जिसकी वजह से मूर्ति उनके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। मगर फिलहाल दोनों चोर इस अजीब चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और मूर्ति को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यक्षिणी शायद से आजाद हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं उनकी नजर एक कपल पर जाती है जो कि कुंड के पास रोमांस कर रहे थे। दोनों चोर भी कुछ देर तक छुपकर उनको देखकर मजे लेने लगते हैं, मगर उनका ये मजा ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक उस कपल में मौजूद लड़की अजीब तरह से पॉसेसिव हो जाती है और अपने पार्टनर को पानी में डुबोकर खत्म कर देती है। ये देखकर दोनों चोर काफी हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया और वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पंचलोक मूर्ति भी पानी के अंदर गिर जाती है और वो दोनों चोर मूर्ति को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए भाग जाते हैं और उनके जाते ही वही लेडी पानी से बाहर निकलती है। लेकिन अब वो कोई आम औरत नहीं थी, उसके अंदर पद्मिनी की आत्मा आ गई थी, यानी कि वो आत्मा आजाद हो गई। और इन सब का असर असल में दूर शहर के अंदर मौजूद निरंजन के ऊपर भी पड़ता है। वो अचानक बेचैन होने लगता है और उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। अब अगले दिन गांव में कुमार नाम का एक आदमी कुंड के पास नहाने आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी के पास पड़ी एक लाश पर जाती है और ये वही आदमी था जिसके साथ वो लेडी रोमांस कर रही थी और उस लेडी के अंदर ही पद्मिनी की आत्मा ने आकर उसको खत्म कर दिया था। अब लाश को देखते ही कुमार तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, बुलाता है। पुलिस के आने के बाद वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मर्डर केस है या फिर किसी हादसे की वजह से उस आदमी की जान चली गई। इसी बीच वो दोनों चोर भी गांव में ही मौजूद थे और पंचलोक मूर्ति को वो दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी उनको मूर्ति नहीं मिलती। दूसरी ओर शहर में निरंजन का जो रूममेट था वो उसको सीढ़ियों पर ही सोते हुए देखता है। वो निरंजन को उठाकर उससे पूछता है कि वो आखिरकार यहाँ पर क्यों सो रहा था, मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि निरंजन को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर क्यों आया। लेकिन अब तक हम ऑडियंस इतना समझ चुके थे कि निरंजन और पद्मिनी के बीच में जरूर कोई गहरा नाता था। शुरुआत से ही निरंजन के साथ अजीब चीजें घट रही थी और पद्मिनी की आत्मा के आजाद होने के बाद में तो उसका बिहेवियर और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। खैर ऑफिस में निरंजन के पास उसके गांव से कॉल आता है जहां पर उसको बताया जाता है कि उसके एंसेस्ट्रल हाउस के कुंड में एक खून हुआ है, यानी कि जो कुंड था वो निरंजन का ही एंसेस्ट्रल हाउस था। ये सुनते ही निरंजन तुरंत गांव जाने के लिए तैयार होता है। वो अपने बॉस के पास जाकर कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है, मगर बॉस उसे छुट्टी देने से इनकार कर रहा था। साथ ही साथ उस खराब हुए प्रेजेंटेशन की वजह से बॉस उससे कहता है कि उसकी वजह से कंपनी के हाथ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील निकल सकती थी। वो तो सही वक्त पर साक्षी ने सब कुछ संभाल लिया, वरना कंपनी को काफी बड़ा नुकसान होता। ये बात सुनकर निरंजन को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट अपनी जॉब को छोड़ देता है। अब निरंजन ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी साक्षी उसके पास आकर उससे पूछती है कि आखिरकार बात क्या है, मगर निरंजन उस पर भी चिढ़ जाता है और साक्षी से बिना कोई बात किए वहां से चला जाता है। ये सब देखकर साक्षी को काफी बुरा लगा था। खैर गांव पहुंचने के बाद निरंजन को उसका एक दोस्त मिलता है जो कि उसे कुंड के अंदर हुए हादसे के बारे में सारी डिटेल दे रहा था। इसके बाद निरंजन अपने एंसेस्ट्रल घर के अंदर घूमने लगता है जहां पर उसे अपनी माँ से जुड़ी पुरानी यादें आने लगी थी। खैर कुछ देर के बाद में निरंजन उसी कुंड में नहाने के लिए चला जाता है और नहाते वक्त उसके हाथ पंचलोक मूर्ति लग जाती है। निरंजन उस मूर्ति को अपने पास ही रख लेता है। अब रात होते ही निरंजन को घर में कुछ अजीब सा एहसास होता है, कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और इसी दौरान हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि पद्मिनी वहीं उसके आसपास मौजूद थी, लेकिन निरंजन को वो दिख नहीं रही होती। अगले दिन निरंजन उस पंचलोक मूर्ति को अपने गांव में मौजूद अपने चाचा के पास लेकर जाता है जो कि इन सब चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता था। मूर्ति को देखने के बाद चाचा
चाचा निरंजन को बताता है कि ये पद्मिनी की मौत पूर्णिमा के दिन हुई थी और उसकी हत्या असल में दथन ने करी थी। लेकिन सूर्यन ने पद्मिनी को इसी मूर्ति के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया था, यानी कि उसकी आत्मा को। मगर अब पद्मिनी जो कि यक्षिणी बन चुकी थी वो आजाद हो गई है और चाचा को डर था कि वो निरंजन को भी खत्म कर सकती है, और इससे बचने के लिए चाचा निरंजन को सूर्यन की वही अंगूठी देते हैं जिसका इस्तेमाल सूर्यन ने पद्मिनी को मूर्ति के अंदर कैद करने वाले रिचुअल में किया था। अब चाचा जो थे वो निरंजन को ये बताता है कि पूर्णिमा के दिन उसको ये अंगूठी पद्मिनी की उंगली में उसको पहनानी पड़ेगी, जिसके बाद पद्मिनी की आत्मा निरंजन के कंट्रोल में आ जाएगी और वो सबको उसके गुस्से से बचा सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत और थी, निरंजन ये अंगूठी किसी भी टाइम पद्मिनी को नहीं पहना सकता था और उसको तभी ये अंगूठी उसे पहनानी होगी जब पद्मिनी खुद निरंजन की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुकी होगी। अगर उस वक्त पद्मिनी गुस्से में हुई तो अंगूठी काम नहीं करेगी। खैर, अब निरंजन फैसला कर लेता है कि वो अंगूठी पहना कर रहेगा और वो चाचा से अंगूठी ले लेता है। अब रात का सीन आता है जहाँ पर निरंजन उस मूर्ति को बड़े गौर से देख रहा था। वो पद्मिनी से बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिरकार उसने अभी तक उसे मारा क्यों नहीं, और तभी पद्मिनी खुद निरंजन के सामने आ जाती है। अब पद्मिनी जो थी वो निरंजन को बताती है कि उसने उसे इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि निरंजन के अंदर सूर्यन का खून है, यानी कि निरंजन असल में सूर्यन का ही आखिरी वंशज था। पद्मिनी को अपने सामने देखकर निरंजन भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगली सुबह निरंजन की आंख खुलती है तो पद्मिनी अभी भी उसके सामने मौजूद थी। निरंजन ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी भूत या फिर आत्मा दिन के वक्त सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन पद्मिनी बताती है कि उसके पास कुछ ऐसी सुपरनैचुरल शक्तियां हैं जिनकी वजह से वो दिन में भी आसानी से वहीं रह सकती है, और ये सुनकर निरंजन हल्का सा मुस्कुरा देता है। तब पद्मिनी निरंजन से पूछती है कि आखिरकार ये कौन सी सदी चल रही है। निरंजन उसको बताता है कि वो आज के जमाने में है और पद्मिनी की मौत को कई सौ साल बीत चुके हैं, यानी कि वो 21वीं सदी में थी। जिसके बाद निरंजन पद्मिनी को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है और पद्मिनी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और आप जानते हो कि पद्मिनी पिछले जन्म में यहाँ पर सूर्यन से प्यार करती थी, जिसके चलते वो ऐसा कर रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने वाले होते हैं, निरंजन के फोन पर चाचा का कॉल आ जाता है। चाचा उसको याद दिलवाता है कि आज किसी भी हाल में पद्मिनी को उसे अंगूठी पहनानी होगी, और अगर निरंजन ने ऐसा नहीं करा तो पद्मिनी का गुस्सा सबके लिए जानलेवा हो जाएगा। खैर, इसके बाद निरंजन और पद्मिनी बाहर घूमने निकलते हैं और दोनों साथ में काफी वक्त बिताते हैं, और इसी दौरान क्लियरली दिखने लगता है कि निरंजन पद्मिनी की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो गया था। वहीं पद्मिनी भी निरंजन के काफी करीब आ गई थी। कुछ देर के बाद में दोनों घर वापस आते हैं जहां पर निरंजन का दोस्त भी मौजूद था। वो निरंजन से पूछता है कि आखिर पद्मिनी कौन है। निरंजन बिना कुछ छुपाए उसको बता देता है कि ये वही पद्मिनी है जिसके नाम से पूरा गांव डरता है। लेकिन निरंजन ये भी कह देता है कि पद्मिनी बिल्कुल खतरनाक नहीं है, और ये सुनते ही पद्मिनी की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में वहां से अंदर चली जाती है। अब निरंजन के जाने के बाद उसका दोस्त उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, क्या वो पागल हो गया है, क्या वो सच में मरना चाहता है। लेकिन निरंजन उसकी बात समझने के बजाय उसे ही समझाने लगता है कि पद्मिनी उतनी खतरनाक नहीं है जितना सब लोग सोचते हैं। खैर, आखिर में निरंजन का दोस्त वहां से चला गया था क्योंकि वो हार चुका था उससे। अब निरंजन घर के अंदर आता है जहां पर पद्मिनी पहले से ही काफी गुस्से में थी। निरंजन उससे पूछता है कि आखिरकार उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तब पद्मिनी ये कहती है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि निरंजन उसके बारे में दूसरों को बताए, और अब वो निरंजन के दोस्त को खत्म करना चाहती है। ये सुनकर निरंजन उसे रोक देता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मिनी का गुस्सा कम नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक यक्षिणी भी थी। अब निरंजन चाचा को कॉल करता है और उसको पूरी सिचुएशन बताता है। चाचा एक बार उसे फिर समझाते हैं कि पद्मिनी को जितनी जल्दी हो सके अंगूठी पहनानी होगी, मगर निरंजन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके लिए पद्मिनी एक बुरी आत्मा नहीं बल्कि एक शांत और अच्छी लड़की बन गई थी। लेकिन चाचा उसको आखिरी बार वार्निंग देते हैं कि अगर उसने वक्त रहते पद्मिनी को कंट्रोल नहीं किया तो उसका गुस्सा निरंजन के साथ साथ बाकी सभी गांव वालों पर टूट पड़ेगा और सबकी जान को खतरा होगा। अब चाचा की बातें सुनकर आखिरकार निरंजन मान गया था, और उसी रात जब पद्मिनी निरंजन के पास आती है तब निरंजन मौका देखकर उसे अंगूठी पहना देता है। अंगूठी पहनते ही पद्मिनी उसके कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन पद्मिनी को यह धोखा बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको समझ आ गया था कि निरंजन ने उसका भरोसा तोड़ दिया है, मगर निरंजन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पद्मिनी को उसी के रूम में बंद कर देता है। अब इसके बाद चाचा, उसका एक शिष्य और निरंजन मिलकर पद्मिनी को दोबारा कैद करने का रिचुअल शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि इसी बीच वो दोनों चोर भी वहां पर पहुंच गए थे, जो कि छुपकर पूरा रिचुअल देख रहे थे। वैसे तो उन चोरों को रिचुअल से कोई मतलब नहीं था, उनका असली टारगेट तो वही पंचलोक मूर्ति थी।
अब रिचुअल शुरू होने के बाद चाचा निरंजन और उसका शिष्य पद्मिनी को लेने जाते हैं। पद्मिनी जो थी वो एक कोने में बिल्कुल शांत बैठी होती है और इसलिए तीनों उसे अपने साथ रिचुअल वाली जगह पर ले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए थे क्योंकि मूर्ति वहां से गायब थी और ये मूर्ति किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं दोनों चोरों ने चुरा ली थी। मूर्ति के गायब होते ही पद्मिनी जोर से हंसना शुरू कर देती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर चाचा बुरी तरह परेशान हो गया था क्योंकि अगर मूर्ति ही नहीं रहेगी तो पद्मिनी को दोबारा कैद करना लगभग नामुमकिन था। उधर दोनों चोर भी मूर्ति लेकर गांव से भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके सामने एक पुलिस कार आ गई थी। ऑफिसर उन दोनों को देखकर सस्पिशियस होने लगता है और पूछता है कि आखिरकार वो इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हैं और भाग क्यों रहे हैं। दोनों चोर घबराकर बताते हैं कि वो दोनों गांव में थे जहां पर उन्होंने एक अजीब सा रिचुअल होते हुए देखा है। ऑफिसर को उनकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब दोनों चोर कहते हैं कि अगर यकीन नहीं है तो वो खुद ऑफिसर को वहां पर लेकर चल सकते हैं। अब ऑफिसर दोनों को अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन रास्ते में ही उनको पद्मिनी मिल जाती है। ऑफिसर उससे पूछता है कि ये लड़की इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रही है। पद्मिनी बड़ी मासूमियत से बताती है कि वो अपने गांव जा रही है और ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और उसको भी कार में बैठा लेता है। लेकिन कार के अंदर पद्मिनी एक चोर को अपनी बातों में फंसा लेती है और वो इशारे से उससे अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकालने के लिए कहती है। चोर को तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी और वो बिना कुछ सोचे समझे अंगूठी निकाल कर अपने हाथ में पहन लेता है और बस पद्मिनी एक बार फिर से पूरी तरह आजाद हो गई थी और अब वो किसी भी जगह जा सकती थी, आजादी से किसी को भी खत्म कर सकती थी। खैर जब ये सब लोग निरंजन के घर पहुंचते हैं तब पद्मिनी रास्ते से गायब हो जाती है। खैर अब ऑफिसर दोनों चोरों के साथ घर के अंदर जाता है और निरंजन से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन सा रिचुअल चल रहा था। निरंजन उसको बताता है कि वो लोग शांति के लिए रिचुअल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी मूर्ति गायब हो गई। ये सुनते ही दोनों चोर डर जाते हैं और तुरंत ही मूर्ति उन्हें वापस दे देते हैं। लेकिन तभी चाचा की नजर एक चोर के हाथ में मौजूद अंगूठी पर जाती है। अंगूठी देखते ही चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि अब मूर्ति तो वापस आ गई थी, लेकिन सूर्यन की अंगूठी किसी और के पास थी और उसके बिना ये रिचुअल पूरा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात कि अंगूठी के बिना पद्मिनी की स्पिरिट को भी दोबारा कैद करना पॉसिबल नहीं था। चाचा तुरंत सबको वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। पद्मिनी की स्पिरिट वहां आ जाती है और एक एक करके सबको हॉन्ट करना शुरू करती है। पूरा माहौल काफी खौफनाक हो गया था, डार्क हो गया था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार पद्मिनी को कैसे रोका जाएगा। लेकिन इसी बीच निरंजन किसी तरह पद्मिनी की स्पिरिट के करीब पहुंच जाता है और उसको अंगूठी पहना देता है। अंगूठी पहनते ही पद्मिनी दोबारा उसके कंट्रोल में आ गई थी, जिसके बाद उसे रिचुअल वाली जगह पर लाया जाता है और सभी लोग मिलकर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अब रिचुअल के दौरान पद्मिनी कभी जोर जोर से हंस रही थी तो कभी कभी बिल्कुल खौफनाक तरह से रो रही थी और इसी पॉइंट पर सीन कट होता है। अगली सुबह निरंजन अपने एंसेस्ट्रल हाउस को लॉक करता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। कार में उसके साथ पद्मिनी भी बैठी हुई थी, लेकिन निरंजन उसको माया कह रहा था और यहीं से कहानी एकदम ही एक अलग डायरेक्शन ले लेती है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ बिल्कुल ही किसी को समझ में नहीं आता। मतलब कि ये लोग रिचुअल कर रहे थे और पद्मिनी को वो माया बुला रहा था। खैर दूसरी ओर साक्षी काफी परेशान थी क्योंकि निरंजन उसके कॉल्स और मैसेजेस का अभी तक जवाब नहीं दे रहा था। अब आखिरकार ये पता लगाने के लिए कि निरंजन के साथ दिक्कत क्या है तो साक्षी डॉक्टर सनी के पास जाती है, जो कि पहले निरंजन का थेरेपिस्ट रह चुका था। सनी से बात करने के बाद साक्षी को एक ऐसी बात पता लगती है जो कि उसके होश उड़ा देती है, जो कि किसी को पता ही नहीं थी। दरअसल जब निरंजन सनी के पास ट्रीटमेंट के लिए आया था तब वो सीवियर साइकोटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। जी हाँ, वो अपने दिमाग में ऐसी रियलिटीज क्रिएट करने लगा था जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और अब ये सुनकर साक्षी को निरंजन की पूरी सिचुएशन पर शक होने लगता है और इसलिए वो सीधा ही निरंजन के एंसेस्ट्रल वाले हाउस पर पहुंच जाती है। अब ये सुनकर साक्षी को निरंजन की पूरी सिचुएशन के ऊपर ही शक होने लगता है और इसलिए वो सीधा निरंजन के सिटी वाले घर पर पहुंच जाती है। वहां एक पड़ोसी से निरंजन के बारे में पूछने पर साक्षी को पता लगता है कि निरंजन काफी समय से घर आया ही नहीं है। तब साक्षी उसके रूममेट अर्जुन के बारे में पूछती है, लेकिन पड़ोसी का जवाब सुनकर साक्षी के होश उड़ गए थे। उसके मुताबिक निरंजन यहाँ अकेला रहता था। जी हाँ, यानी कि अर्जुन नाम का उसका कोई रूममेट कभी था ही नहीं। अब साक्षी को और भी ज्यादा डाउट होने लगा था। वो किसी तरह निरंजन के घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसको देखकर साक्षी पूरी तरह शॉक्ड रह गई थी। जिसके बाद साक्षी निरंजन को लगातार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसी वक्त निरंजन अपनी कार में माया के साथ था। निरंजन माया से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे क्योंकि अपनी माँ के बाद माया ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन कुछ ही देर के बाद फिल्म हमको एक असली सच्चाई दिखाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। कार के अंदर निरंजन के साथ कोई था ही नहीं। जी हाँ, माया सिर्फ उसके दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना थी, हेलुसिनेशन थी। और उधर साक्षी ने जो चीज निरंजन के घर में देखी थी वो माया और निरंजन की एक पुरानी तस्वीर थी।
और उसके बाद में फाइनली इस मूवी के असली पत्ते खुल जाते हैं। यहीं से फिल्म का असली ट्विस्ट सामने आता है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। दरअसल निरंजन सच में साइकोटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था और माया जो थी वो असल में उसकी रियल वाइफ थी। जी हाँ, जिसकी किसी वजह से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से ही निरंजन ने अपने दिमाग में माया की अलग अलग रियलिटीज क्रिएट करनी शुरू कर दी। कभी माया उसको पद्मिनी के रूप में नजर आया करती तो कभी वही पद्मिनी माया बन जाती थी। इतना ही नहीं, निरंजन अपने रूममेट अर्जुन को भी हेलुसिनेट करा करता। बेसिकली अर्जुन उसका सबकॉन्शियस माइंड था जो कि उसको बार बार याद दिलाया करता कि उसे ठीक रहना है, ये सब नहीं करना है। लेकिन फिर भी उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जबकि असल में अर्जुन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और अगर हम पूरी कहानी को पीछे से देखें तो बचपन से ही निरंजन पद्मिनी की कहानी सुनता आ रहा था अपनी माँ से। गांव के लोग पद्मिनी के नाम से डरते थे और धीरे धीरे निरंजन ने भी पद्मिनी की एक अलग ही रियलिटी अपने दिमाग में बना ली। और उसकी माँ की आवाज सुनाई देना भी इसी साइकोलॉजिकल इशू का हिस्सा हो सकता था। और इसी थ्योरी के हिसाब से पद्मिनी असल में कभी एग्जिस्ट करती नहीं थी और शुरुआत में जो आदमी खत्म हुआ था उसकी मौत भी शायद किसी सुपरनैचुरल अटैक की वजह से नहीं बल्कि एक नॉर्मल हादसे से हुई होगी। इसी वजह से दोनों चोर भी उस हादसे को इतना कैजुअली ले रहे थे। यानी कि फिल्म शुरू से ही हमारे दिमाग के साथ खेल रही होती है। हमको बार बार शुरुआत से ऐसा दिखाया गया था कि पद्मिनी वाकई में यक्षिणी है, एक सुपरनैचुरल एंटिटी है, जबकि हो सकता है कि वो सिर्फ निरंजन के दिमाग की एक क्रिएशन थी। ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। हो भी सकता है कि वो किसी यक्षिणी की कहानी पढ़ रहा होगा जिसके चलते उसने ये सारी रियलिटीज को क्रिएट कर लिया। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है कि हाँ, पद्मिनी वाकई में कभी एक रियल यक्षिणी रही होगी जो कि निरंजन के दिमाग के साथ खेल रही थी और निरंजन पहले से ही साइकोटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था, साइकोलॉजिकल दिक्कत थी उसको। लेकिन मुझे पर्सनली पहली थियरी ज्यादा लॉजिकल लगती है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक सारी कहानी इस तरफ ही जा रही थी कि जो यहाँ पर मेन बंदा है निरंजन है, वो असल में सारी चीजें अपने दिमाग में लेकर आ रहा था। मुझे पक्का लगता है कि सारी की सारी चीजें जो थी उसने पक्का किसी किताब में रीड करी होंगी और उसने वो सारी चीजों को रियलिटी बना दिया कि हाँ भाई, पद्मिनी नाम की कोई लेडी थी जो कि असल में उसकी बीवी की तरह ही दिखती है, जो कि खत्म हो चुकी है और वो उसको कैद करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। मतलब सोच कर देखो, इस कहानी के अंदर हीरो भी वही था और वहाँ जो उसकी खत्म हुई बीवी माया है उसके ही रूप में यक्षिणी उसको दिख रही थी पद्मिनी के रूप में, और वो उसके साथ रोमांस भी करती है, सब कुछ करती है और उसको ही खत्म नहीं करती, बाकी सबको खत्म करती है। आपको एक सीन याद होगा जब उसका दोस्त वहां पर उसे समझाने आया था एंसेस्ट्रल हाउस के अंदर, तो पद्मिनी जो थी गुस्सा हो गई थी कि उसे पसंद नहीं है कि उसके बारे में कोई किसी को बताए। तो हो सकता है कि वो निरंजन का ही सबकॉन्शियस माइंड होगा जो कि उसको इस उलझन से बाहर आने नहीं देना चाहता था, जो कि उसे बार बार कह रहा था कि मैं रियल हूँ। और जैसा कि पड़ोसन ने बताया कि कभी भी निरंजन का अर्जुन नाम का कोई रूममेट नहीं था, वो वहां पर अकेला रहता था, तो ये इस चीज को भी साबित करता है। जो भी साक्षी ने सबूत जुटाए थे, उसके डॉक्टर से बात करी थी, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि सारी की सारी चीजें जो थी वो कुछ और नहीं बल्कि वहां पर सब कुछ उसके दिमाग की उपज थी। बात रही उस मर्डर के बारे में जो कि उसके गांव के घर के पास हुआ था, वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ होगा। हो सकता है कि उस लड़की ने उस आदमी को खुद ही डुबा दिया हो, खत्म कर दिया हो किसी रीजन की वजह से। और बात रही कि वो चोर थे और वो जो पुलिस ऑफिसर था उसको पद्मिनी कैसे दिखाई दी, तो देखो वो जो सारी चीजें थी वो असल में निरंजन की ही पीओवी से हो रही थी, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आखिरी तीसरी थ्योरी ये कहती है कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। स्टार्टिंग से ही जो निरंजन था उसकी माँ खत्म हो गई थी और उसके बाद में फिर उसकी बीवी खत्म हो गई, तो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज तो थे। लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि हाँ, जो यक्षिणी थी, जो पद्मिनी थी, वो वाकई में एग्जिस्ट करती थी, जिसके चलते ही एंड में ये सारी चीजें हुई। और बाद में जो पद्मिनी थी यानी कि यक्षिणी थी, वो हो सकता है कि निरंजन को उसकी मरी हुई बीवी की ही आत्मा के रूप में दिख रही होगी। और जैसा कि हमने देखा कि उसकी शक्ति थी कि वो किसी के सामने ही प्रकट हो सकती थी, गायब हो सकती थी, तो हो सकता है कि अब से वो खाली निरंजन को ही दिखेगी और लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जो मेरी पहली थियरी है जहां पर सब कुछ उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, वही सबसे बेस्ट थियरी यहां पर फिट होती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको अरूपी फिल्म समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, रिसेंटली मैंने इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर को एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि इंसीडियस पार्ट 6 को जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ पीनाक 4 को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए